हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय जीएस क्लासेस पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, या कहें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। फिर चाहे वो यूपीएससी का हो, स्टेट पीएससी का हो, बैंकिंग का हो या एसएससी का, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारे आज का विषय है द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं चाहता हूं कि हम आगे बढ़ें उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, फंडामेंटली कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स में डिवाइड और 8 शेड्यूल हुआ करते थे। एंड प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स में डिवाइड एंड 12 शेड्यूल हैं। ये हमारे फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, जिस टाइम पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था। और ये आज के कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, मतलब प्रेजेंट में कॉन्स्टिट्यूशन की जो सिचुएशन हो। 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। एंड 26 जनवरी 1950 में से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आ गया। ये वो डेट है जिस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, यानी कि उसको अंगीकृत किया गया, लोगों द्वारा माना गया। और ये वो डेट है जिस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में है, यानी कि लागू किया गया। 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे के तौर पर मनाते हैं और 26 जनवरी को हम एज रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का एक फाउंडेशनल सेट है रूल्स और प्रिंसिपल्स का, जो डिसाइड करता है, आउटलाइन करता है कि वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो लोग हैं, वो किस तरीके से गवर्न किए जाएं और उनके बीच में किस तरीके का रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है द कंपनी रूल और दूसरा है द क्राउन रूल। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1600 1947 तक हमारे देश में अंग्रेजों का शासन रहा है। इसी को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। अकबर के टाइम पर हमारे देश में जॉन मिल्डनहाल एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर हुआ करता था। वो आया था 1599 में। कहा जाता है कि ये बाय लैंड आया था, मतलब इससे पहले जितने भी एक्सप्लोरर आए थे वो
सी रूट से आया करते थे। ये पहला ऐसा एक्सप्लोरर था जो लैंड के थ्रू इंडिया आया था। ये कोर्ट के मुगल के कोर्ट में आया था। उस टाइम पे जो ब्रिटिश क्राउन हुआ करता था वो क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट हुआ करती थी। जॉन मिडेनाल ने उस टाइम पर एक मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप बनाया। क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट ने इनको ट्रेड मोनोपोली दी 15 ईयर्स के लिए इंडिया में व्यापार करने के लिए। ये किस चार्टर के थ्रू दी गई? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1600 के थ्रू ट्रेड मोनोपोली दी गई मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप को। इसके बाद हम देखते हैं कि 31 दिसंबर 1600 एडी को एक चार्टर एक्ट ऑफ 1600 के थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ये मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप के मेंबर्स के द्वारा बनाया गया। उस टाइम पे 17 मेंबर्स हुआ करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जिस टाइम पर ये बनाई गई थी। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक काउंसिल्स के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था, जिसमें एक गवर्नर हुआ करता था, एक डेप्टी गवर्नर हुआ करता था और 24 मेंबर्स हुआ करते थे जिनको हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से जानते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो एक रिप्रेजेंटेटिव था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो आया था जहांगीर के दरबार में। ये कब आया था? ये 1608 में आया था और ये 1609 में जहांगीर से मिला। इसका जो मोटिव था वो ये था कि इंडिया में फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करना। पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में एस्टेब्लिश की गई और ये टेम्पररी बेस पे एस्टेब्लिश की गई थी। बाद में जो परमानेंट फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया गया वो 1613 में किया गया सूरत में। ठीक है। देन थॉमस रो 1615 में आया। ये किंग्स जेम्स फर्स्ट का एम्बेसडर हुआ करता था। ये भी मुगल एम्परर जहांगीर के दरबार में आया और इसका जो मेन एम था वो था ट्रेडिंग राइट्स को सिक्योर करना और प्रोटेक्शन लेना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। जहांगीर की तरफ से इसे लाइफ टाइम ट्रेड मोनोपोली दी गई 3 बंदरगाहों पर, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता, और इनकी अलग अलग 3 काउंसिल बनाई गई जिनका स्ट्रक्चर भी सेम था। एक गवर्नर हुआ करता था, एक डेप्टी गवर्नर हुआ करता था और 24 मेंबर्स हुआ करते थे जिनको हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से जानते थे। फिर चार्टर एक्ट आया 1726 में। इसमें गवर्नर और उसकी काउंसिल की जो पावर थी उसमें बढ़ोतरी की गई और उन्हें पावर दी गई कि वो लॉज बना सकते हैं कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के लिए। फिर हम देखते हैं कि फर्रुखसियर के टाइम पर क्या डेवलपमेंट हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के राइट्स में। तो देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, जो मुगल एम्परर है वो काफी वीक होता चला जाता है। औरंगजेब के बाद जालंधर शाह आता है और जालंधर शाह के बाद फर्रुखसियर का रूल होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि फर्रुखसियर के टाइम पे फर्रुखसियर को एक फोड़ा हुआ था
जिसका इलाज कहीं पर भी नहीं हो रहा था, उसका फोड़ा किसी भी तरह से सही नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ था कि एक ब्रिटिश सर्जन हुआ करते थे, विलियम विलियम हैमिल्टन करके, जिसने फरुखसियर का इलाज किया, जिससे खुश होकर फरुखसियर ने अनाउंस किया गोल्डन ऑर्डिनेंस, जिसमें प्रॉमिस किया गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो टैक्स फ्री ट्रेड कर सकती है पूरे इंडिया में। इसी की कड़ी में हम आगे देखते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बैटल होता है जिसे हम नाम देते हैं बैटल ऑफ प्लासी, जो 1757 में होता है। ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की फोर्स के बीच में होता है। इसमें ब्रिटिश की विक्ट्री होती है, ब्रिटिश जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला हार जाता है। ये एक टर्निंग पॉइंट था जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डोमिनेंस इंडिया में बढ़ गया था। सिराजुद्दौला की जो डिफीट हुई थी वो हुई थी मीर जाफर की बिट्रेल की वजह से। इसके बाद आगे बैटल होता है बक्सर का, जो 1764 में होता है। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और मुगल एम्पायर, नवाब ऑफ बंगाल एंड नवाब ऑफ अवध, तीनों की हार हुई। इस विक्ट्री के बाद ऐसा हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पोजीशन थी वो और अच्छी तरीके से स्ट्रेंथन हो गई और बढ़ गई, और उसका आगे एक्सपेंशन हुआ उसकी पावर में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा ऐसे प्रोविंस थे जिसमें इनका आगे वर्चस्व बढ़ गया और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के डोमिनेंस में आ गए। इसके बाद होती है इलाहाबाद की ट्रीटी 1765 में। 1675 में इलाहाबाद ट्रीटी को साइन किया जाता है, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करता है रॉबर्ट क्लाइव। इस ट्रीटी के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दे दिए जाते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम था ब्रिटिश पावर को एस्टेब्लिश करने के लिए। इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर थी इंडिया में और ज़्यादा बढ़ गई। आगे फिर बंगाल का गवर्नर बनाया गया रॉबर्ट क्लाइव को, और उसने ड्वेरकी को लागू किया। ड्वेरकी का मतलब होता है द्वैत शासन, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अलग से टैक्स दिया जाता था और बंगाल के नवाब को अलग से टैक्स दिया जाता था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये पीरियड जो है 1765 से लेकर 1772 तक का भारत की लूट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसी में अब हम आगे लेकर आएंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। हम इसी तरह छोटे छोटे वीडियोस को लेकर आएंगे जिससे आपका रिवीजन होता जाएगा और आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की मेरी पूरी कोशिश है। देखते रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को
लाइक कर लीजिए। थैंक यू।